हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय दीदी। कल हमने लेटर बी कवर किया था, सो टुडे वी विल डू लेटर सी। आवर फर्स्ट टर्म इज कार्पे डियम, which comes from Latin phrase means seize the day. Emphasize that life is short and time is fleeting. Enjoy the moment in which you are. Carpe diem जो आइडिया कम फ्रॉम द रोमन पोइट हॉरेस, जो एनकरेज करता है पीपल को टू मेक मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ वरिंग टू मच अबाउट द फ्यूचर। वो कहते हैं कि जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड अनसर्टेन है, तो हमें अपने प्रेजेंट पे ध्यान देना चाहिए। जिस मोमेंट में आप अभी हो उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, ना कि हमें टेंशन या फिर वरीड होना चाहिए अबाउट अवर पास्ट एंड अवर फ्यूचर व्हाट विल बी हैपन अप नेक्स्ट। सो एंजॉय द मोमेंट इन विच यू आर इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर और past. Our major writers who explore the theme and include the theme of carpe diem in his work are Robert Herrick, To the Virgin, To Make Much of the Time, and Edwin Spencer, The Fairy Queen. Our next term is Celtic Revival, also called Irish Literary Renaissance and Celtic Twilight. So the period start from 1800 to the death of the W.B. Yeats in 1939. The movement to create distinctive national literature by going back to Irish history, legend and folklore. द सेल्टिक रिवाइवल एक कल्चर और एक लिटरेरी मूवमेंट थी जो लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में रिवाइव कर रही थी। जो आयरिश लोगों के या फिर जो सेल्टिक रिवाइवल है सोट कर रही थी, जो उनकी लैंग्वेज है, उनकी फोकलोर, उनकी मिथ है, जो उनके ट्रेडिशंस हैं, इवन जो उनके आर्टिस्टिक हेरिटेज है। जो सेल्टिक पीपल थे, सेल्स एज वी नो सेल्स आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इन द बिफोर एंग्लो सेक्शन पीरियड, जो 450 AD से पहले रहते थे इन इंग्लैंड। ओके, दे वॉन्ट टू रिवाइव देयर कल्चर बैक इन स्पेशली इन आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड इन वेल्स। सो इसके इम्पोर्टेंट राइटर्स हम कह सकते हैं, दीज आर W.B. Yeats, लेडी ग्रेगरी and James Sine, O.C.G. James Joyce and George Moray, and they also later influenced modern Irish literature and theatre and growth of Irish cultural nationalism and shaped national identity. Okay, so our next term is character. So usually witty character shows in prose of distinctive persons. सो कैरेक्टर क्या होता है? जो भी हमारा कोई प्ले हो या फिर हमारा कोई एक्ट हो जो उसमें रोल प्ले करते हैं, जो डायलॉग्स को डिलीवर करते हैं, जो एक्शंस करते हैं प्लॉट में और ट्राई टू मोटिवेट द ऑडियंस, जो ऑडियंस को मोटिवेट करते हैं। जो कैरेक्टर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे ड्रामा का, प्ले का, इन एवरीथिंग। इवन एरिस्टोटल आल्सो gave us 5 important parts which are most important as like character, plot, specters and 2 more. Okay, the characters second in them. First is plot and second is character. So character play a really very important role in our drama. E.M. Forster in his Accepts of the novel डिस्क्रिमिनेट करता है 2 टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, फ्लैट कैरेक्टर एंड राउंड कैरेक्टर। फ्लैट कैरेक्टर जो स्टेबल होते हैं, उनमें सिर्फ कोई एक या 2 ही ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो ऑल ओवर द ड्रामा या ऑल ओवर द प्ले वो कवर करते हैं, और उनकी सिर्फ एक ही क्वालिटी होती है और वो उसी पे ही पूरे प्ले में जाते रहते हैं। डोंट चेंज मच एंड सिंपल एंड प्रिडिक्टेबल उनका नेचर होता है। जबकि राउंड कैरेक्टर्स होते हैं उनकी कोई एक फिक्स नहीं होती, वो अनस्टेबल होते हैं, कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी होती है और चेंज एंड डेवलप एज द स्टोरी प्रोग्रेस। वो अपने आप को चेंज करते हैं जैसे जैसे उन्हें अपनी कमियों डिमेरिट्स के बारे में पता चलता है, तो वो थ्रू आउट द प्ले अपने जो उनकी डिमेरिट्स हो उनको ओवरकम करते हैं और अपनी जो पर्सनैलिटी है या फिर जो उनके ट्रेड्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करते हुए अपनी पर्सनैलिटी को और अच्छे से डेवलप करते हैं। तो हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं एलिजाबेथ बेनेट, प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन बाय जेन ऑस्टन, जेन आयर में जेन आयर बाय शार्लेट ब्रोंटे। जैसे कि हम जेन आयर में देखते हैं वो स्टार्टिंग में क्या एक फर्स्ट वो फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट होती है। एट द एंड ऑफ द नोवेल हम क्या देखते हैं कि वो अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है और अपने जो डिसीजंस है वो खुद लेने लगती है, ना कि उसके जो हस्बैंड है मिस्टर रोचेस्टर उस पर डिपेंड रहती है।
Okay, so our next is chivalric romance or the medieval romance. Tells exciting adventures of knights, beautiful ladies, kings, magic, dragons and quest undertaken by knight to gain a lady favor, tournament and fight. शिवलरिक रोमांस एक मीडिवल रोमांस भी कहते हैं हम इसे। ये हमें बताता है जो एडवेंचर्स एंड नोबल नाइट्स जो हम कहते हैं जो एंग्लो सेक्शन पीरियड में भी और जो मीडिवल टाइम है उसमें क्या शिवलरी बहादुरी के जो कुछ ऐसे एपिसोड्स के जाते थे। हम अपने यहाँ पे स्वयंवर कह सकते हैं उनके। जिस टाइम में सीता जी का स्वयंवर हुआ था उसी टाइम में बहुत सारे राजा महाराजा आए थे जिन्होंने अपने प्रदर्शन किए थे। उसी तरह यहाँ पे भी जो नाइट है वो अपनी जो लेडी है ऑनर है उनको बचाते हुए या फिर उनकी प्राप्त करने के लिए कुछ इस टाइप के कुछ क्वेस्ट बैटल्स एंड रेस्क्यूज़ करते हैं। ये इनकी जो आइडल्स क्या करेज ऑनर लॉयल्टी एंड कर्टेसिटी। ओके, जो थीम है कोर्टली लव डिवोशन टू द लेडी एंड मैजिकल और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं जैसे हम स्पोर्ट्स ड्रैगन्स एंड मैनी मोर। यूजली सेट इन द जो ये कोर्टली रोमांस है ये यूजली सेट किए जाते थे जो हमारे हो चुके हम कह सकते हैं कैस्टल्स में, फॉरेस्ट्स में एंड मैनी मोर। हम एग्जांपल्स दे सकते हैं इसके जैसे ला मोर्ट द आर्थर बाय थॉमस मैलोरी, स्टोरीज ऑफ किंग आर्थर एंड द नाइट्स ऑफ राउंड टेबल, सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट। इवन इसमें 4 टाइप के जो डिवाइड्स किए गए थे कि हम बैटल टॉपिक ऑफ फ्रांस, टॉपिक ऑफ इंग्लैंड, दैट टाइप ऑफ चार पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। सो हमारी नेक्स्ट टर्म है कोरस, ए ग्रुप ऑफ पीपल वियरिंग मास्क हु सिंग और चैंटेड वर्सेस वाइल परफॉर्मिंग डांस लाइक मोमेंट एट फेस्टिवल रिलीजियस फेस्टिवल्स। जो कोरस है वो एक ग्रुप होता था जो परफॉर्मेंस का जो मार्क्स पहन के जो इन द स्टार्टिंग ऑफ प्ले और इन समथिंग एंड और इन द मिडल में आते थे जो कुछ टाइप के परफॉर्मेंस करते थे हु स्पीक सिंग और चैंट टुगेदर। इवन जो कोरस हैं कमेंट करते थे किसी भी स्टोरी के बारे में इन द बैकग्राउंड, एक्सप्रेस करते थे पब्लिक ओपिनियन, हेल्प करते थे ऑडियंस को समझने में जो थीम है और जो हमारी इमोशंस है प्ले के बारे में। इन Elizabethan period, chorus was applied to a single who spoke the prologue and epilogue in the plays। जो प्रोलोग होते हैं वो हम इन द स्टार्टिंग ऑफ द प्ले या फिर कोई भी बिफोर द ड्रामा करते हैं एंड एपिलोग होता है जो हम एंडिंग में करते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं मार्लो, डॉक्टर फोस्टर, शेक्सपियर, हेनरी फिफ्थ एंड विंटर्स टेल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे क्रॉनिकल प्लेस। क्रॉनिकल प्लेस क्या है? हम इसको हिस्टोरिकल प्लेस भी कह सकते हैं। ड्रामेटिक वर्क बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल मटेरियल इन द इंग्लिश क्रॉनिक्स बाय राल्फ हॉलिंशेड। ओके, जो क्रॉनिकल प्ले है ये हिस्टोरिकल ड्रामा बेस्ड किए जाते थे जो लाइफ है किंग्स की, क्वींस की और इम्पोर्टेंट जो नेशनल इवेंट्स हैं उनके ऊपर। समटाइम्स फोकस ऑन द किंग्स बैटल्स एंड नेशनल इवेंट्स। हम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल शेक्सपियर, जूलियस सीजर, एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा। एंड सो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है क्लिच। क्लिच क्या? क्लिच वर्ड, फ्रेज और आइडिया और एक्सप्रेशन दैट हैज़ बीन यूज सो ऑफन दैट इज हैड्स लॉस्ट इज ओरिजिनलिटी एंड इम्पैक्ट। क्लिच क्या है? क्लिच एक टाइप का वर्ड कहते हैं जो हम कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे और वो क्या है अब अपनी ओरिजिनलिटी के लॉस्ट अपनी ओरिजिनलिटी खो चुका है और अब उसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं रहा है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम सिंसियरली योर्स। क्या हम कोई भी लेटर लिखते थे पहले, क्या हम उसके एंडिंग में क्या सिंसियरली योर्स। ओके, सो आई बेग योर पार्डन। This type of words or phrases we can use in mostly, but now they have no impact. लिटरेचर में क्लीचेस बिकॉज वीकन करते हैं। क्लीचेस क्या है? ये हमारे जो वर्क ऑफ आर्ट है उसको कमज़ोर बना देते हैं। इंस्टेंट दे ऑफन यूज फ्रेश एंड इमेजिनेटिव लैंग्वेज टू क्रिएट स्ट्रोंगर इफेक्ट। क्लीचेस समटाइम्स बी यूज डेलिबरेटली फॉर, जो हम डेलिबरेट यूज़ करते हैं कभी कभी इनके ह्यूमर, आयरनी और शो करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के स्पीचेस को। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो फेमस था ये था हमारा मोस्ट पॉपुलर था, ये था हमारा रेस्टोरेशन टाइम पीरियड में और हम इसको रेस्टोरेशन कॉमेडी के नाम से भी जानते हैं।
Comedy of manners, words, phrases, idea or expression that has been used so often that has lost this. I'm really sorry, this has been come from upward, so this is wrong. सो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में आपके वैसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स एक टाइप की कॉमेडी होती है जो सटायर करते हैं जो मैनर्स है, कस्टम्स है एंड जो सोशल बिहेवियर है ऑफ अपर क्लास, जो हम अपर क्लास के बिहेवियर को सटायर करने के लिए जो यूज़ करते हैं एक टाइप की कॉमेडी फोकस करते हैं जो विटी डायलॉग्स पे सोफिस्टिकेटेड कैरेक्टर्स एंड रोमांटिक इंटरव्यूज़ एंड फोलीज और प्रिटेंशंस ऑफ द फैशनेबल सोसाइटी। जैसे हम बहुत सारे शोज़ ले सकते हैं आज के टाइम में भी जो अपर क्लास सोसाइटी है उसको सैटायर या फिर ह्यूमर करने के लिए उनकी जो बहुत सारे एज इट इज़ जो उनकी हैबिट्स हैं उनको कॉपी करते हैं एंड सैटायर करते हैं उनके मैनर्स पे, उनकी लाइफस्टाइल पे ही। सो ये मेनली फोकस करता है जो लव अफेयर्स पे, मैरिज पे एंड जेलसी एंड सोशल रिलेशनशिप्स पे। इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं इसके जैसे कि विलियम कॉन्ग्रीव, रिचर्ड शेरिडन, जॉर्ज आर्थरजे। इम्पोर्टेंट है जैसे कॉन्ग्रीव द वे ऑफ द वर्ल्ड। इसमें वे ऑफ द वर्ल्ड में एक मैरिज सीन भी है जिसमें मिलामेंट एंड मीराबेल बोथ मतलब एक बिफोर प्रोविज सीन इम्पोर्टेंट है जिसमें वो बिफोर मैरिज एक पैक्ट है, ये एक एग्रीमेंट है, वो साइन करते हैं कि वट विल बी द रूल्स एंड द रेगुलेशन व्हेन दे हैव मैरिज एंड कांट फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम आफ्टर दैट। वैचरली क्या है द कंट्री वाइफ, ऑस्कर वाइल्ड का द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ये 19th सेंचुरी का प्ले है बट मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड फॉलो करता है ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स स्टाइल को ही। सो हमारा नेक्स्ट है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर क्या है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर डेवलप्ड बाय बेन जॉनसन। 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स दिए थे जो हमारे बेन जॉनसन ने। ह्यूमर एसोसिएटेड विद पर्सनैलिटी, इसने 4 टाइप्स के जो ह्यूमर्स है वो दिए कि भाई हमारे जो ये चारों हैं ना ये एक टाइप की पर्सनैलिटी को बताते हैं। हर एक पर्सन में एक टाइप की पर्सनैलिटी जो रहती है, जैसे ब्लड है चेयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, लाइवली एंड फ्रेंड। जो ब्लड है वो एक ऑप्टिमिस्टिक होता है जो हमेशा पॉजिटिव ही रहे, उस टाइप के बंदे को या फिर जो इंसान की क्वालिटीज़ हैं उनको शो करता है। जो साइलम है वो काम, स्लो, पीसफुल एंड पेशेंट है, उसको शो करता है। येलो बाइल है कॉलरिक, एंग्री, इम्पेशेंट, एम्बिशियस एंड इजली इरिटेटेड। ब्लैक बाइल है सैड, थॉटफुल, सीरियस एंड मेलनकॉलिक है। सो नेक्स्ट टर्म है हमारा कॉमिक रिलीफ। इंट्रोड्यूस कॉमिक कैरेक्टर्स, स्पीचेस, सीन्स इन अ सीरियस और ट्रेजिक वर्क। हम इसमें कर सकते जैसे हमारा बैथोस था। बैथोस में क्या था हमारा जो हमने कल पढ़ा था, उसमें क्या था कि जो हम सीरियस से स्टार्ट करते हैं हमारा जो प्ले है एंड वो एंड होता है एट द सम टाइप ऑफ टू प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ टू द ऑडियंस, जो उनको एंटरटेन कर सके, दैट टाइप ऑफ थिंग। सो इसमें भी यही है कि जो ऑडियंस है उनको सम कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करता है ताकि जो ऑडियंस है वो लाइट हार्टन फील कर सके। सो एग्जांपल्स इसके जो फॉल्स टाइप के कैरेक्टर्स हम देख सकते हैं जो शेक्सपियर के मोस्टली प्लेज में यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट टर्म इज कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट एक लिटरेरी टर्म है जो एस्टेब्लिश करता है एक स्ट्राइकिंग पैरेलल बिटवीन 2 डिसिमिलर थिंग्स। जो मोस्टली जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ किया जाता था मेटाफिजिकल पोइट्स के थ्रू इन द 17th सेंचुरी। डन, जॉर्ज हर्बर्ट एंड मैनी मोर, क्रूशो, वैग्यू एंड मैनी मोर राइटर्स। जो कॉन्सेप्ट है एक अनयूजुअल, इमेजिनेटिव एंड ऑफन एक्सटेंडेड कंपैरिजन है बिटवीन 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो जो ये पोइट्स है ये क्या करते थे, अपनी सारी नॉलेज को यूज़ करते थे, ये कंपेयर करते थे जो एक ऑर्डिनरी थिंग को विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। जैसे कि हम डन का जो एग्जांपल लिख सकते हैं इन हिज पोएम द फ्ली। उसने फ्ली को रिप्रेजेंट किया है जो दोनों बिलव्ड हैं, उनके जो पोइट है और जो उसकी बिलव्ड है, दोनों का जो ब्लड है वो इस फ्ली के अंदर आ चुका है, क्योंकि जो फ्ली ने दोनों को बाइट किया था, जिससे जो उन दोनों का यूनियन है, फिजिकल यूनियन है, वो उन दोनों के हो चुका है। इवन वैलिडिकेशन ऑफ अ मॉर्निंग, इसमें जो डन है उसने कंपेयर किया जो 2 लवर्स के जो डिस्टेंस है वो कंपास के साथ, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ कंसीट्स कैन बी और डिसिमिलर पैरेललिज्म कैन बी डन बाय द पोइट्स। मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स में
जो इंटेलेक्चुअल कंपैरिजन किया जाता था बिटवीन सीमिंगली अनरिलेटेड थिंग्स के, इवन जो पैट्रार्कन कॉन्सेप्ट्स हैं ये यूजली कॉमन इन लव पोइट्री, इनमें जो एग्जैगरेटेड कंपैरिजंस है डिस्क्राइब करते हैं जो ब्यूटी और क्वालिटी है एक बिलव्ड की, कंपेयर करना एक जो ब्यूटी और ऑफ अ वुमेन टू द मून और आइज to the star, that type of comparison was done by the in the patriarchal concept. Next is concrete poetry. concrete poetry को हम शेप पोइट्री या फिर पैटर्न पोएम्स के नाम से भी जानते हैं. कॉन्क्रीट में जो एक टाइप ऑफ पोइट्री जिसमें विजुअल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, लेटर्स और सिम्बल्स ऑन द पेज इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द पोएम मीनिंग. कह सकते हैं कि मान लो किसी ने द क्रो के ऊपर कोई भी पोएम लिखनी है तो वो क्रो टाइप में ही वर्ड्स को अपने अरेंज करेगा एंड क्रो शेप में ही अपनी पोएम को लिखेगा. अ पोएम अरेंज द टाइम्स arrangement of the lines and words form in the shape of subject being described. The poem is meant to be seen as well as read. Example ले सकते जॉर्ज हर्बर्ट स्ट्रविंग्स, लेविस कैरोल, द माउस टेल. सो आवर नेक्स्ट टर्म इज कन्फेशनल पोइट्री. पोइट्स पर्सनल डिटेल्स शेयर करते थे. कन्फेशनल पोइट्री एक टाइप की पोइट्री है जिसमें पोइट राइट्स ओपनली अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस, इमोशन, प्राइवेट स्ट्रगल्स के बारे में डील्स करते हैं विद द सेक्स एंड इंटीमेट मेंटल एंड फिजिकल एक्सपीरियंस ऑफ देयर ऑन लाइफ. सो ये रिबेल करते थे जो अगेंस्ट एलिट की जो थ्योरी थी ऑफ इम्पर्सनैलिटी. थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी क्या है? ये कहते हैं कि जो राइटर है या फिर जो भी पोइट है उसको अपने आप से जो उसका आर्ट ऑफ वर्क है, जो उसके पर्सनल इमोशंस है, जो अटैचमेंट है उनको दूर रखना चाहिए एंड अनबायस्ड वे से जो हमें कोई भी वर्क ऑफ आर्ट है उसको देखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए एंड उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए. बट कन्फेशनल क्या करते हैं वो अपने ही पर फोकस करते थे पर्सनल लाइफ एंड एक्सपीरियंस में. सो हम इसके एग्जांपल्स कह सकते हैं जैसे कमला दास फ्रॉम इंडिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइटेस ऑफ द कन्फेशनल पोइट्री. हाँ, इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोएम्स है जैसे माई ग्रैंड मदर एट द एज ऑफ 55 समथिंग लाइक, and The Playhouse, Summer in Calcutta and many more. Robert Lowell and Sexton and Adam etc. So connotation and denotation. Denotation represent करता है जो लिटरल और डिक्शनरी मीनिंग है, जो डायरेक्ट मीनिंग होता है किसी भी वर्ड का, जो डिक्शनरी मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है, उसको रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं रोज़ क्या एक फ्लावर है, ये क्या है सिर्फ एक लिटरल मीनिंग है, जो दिख रहे हैं वही है. बट कॉनोटेशन क्या है? कॉनोटेशन एक इन डेप्थ या फिर कह सकते हैं हम हिडन टाइप का मीनिंग है जो हमें सिंपली देखने से नहीं मिलेगा बट हाँ इम्प्लाइड और एसोसिएट मीनिंग है. ये ऑफन सब्जेक्टिव हो सकता है. किसी पर्सन का किसी वर्ड के लिए कुछ और ओपिनियन है एंड सेकंड का उसी वर्ड के लिए कुछ और ओपिनियन है. जैसे रोज़ है, लव, ब्यूटी एंड रोमांस को भी रिप्रेजेंट करता है. दैट इज़ हिडन मीनिंग ऑफ अ रोज़. सो आवर नेक्स्ट टर्म इज़ क्रिटिसिज्म. Criticism deeply analyze of merits and demerits of a work of art or सो हम इसमें डिफाइनिंग करते क्लासीफाई, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड इवेल्युएट वर्क्स ऑफ आर्ट्स. क्या करते हैं हम इसमें डीपली एनालाइज करते हैं कोई भी वर्क ऑफ आर्ट को ताकि हम उसके जो मेरिट्स और डीमेरिट्स के साथ साथ उसमें हर एक ना कि हम बायस्ड होके किसी भी, मान लो हम बायस होके किसी भी चीज़ का क्रिटिसिज्म करते हैं, डेट विल बी नॉट कंसिडर्ड अ फेयर क्रिटिसिज्म, डेट विल बी बायस. अगर हम दोनों चीज़ों के मेरिट एंड डीमेरिट्स को इन्वॉल्व करते हैं, एग्जामिन करते हैं किसी भी वर्क ऑफ आर्ट के मीनिंग को, स्ट्रक्चर को, स्टाइल को, थीम को, कैरेक्टर्स को, इवन टेक्निक्स जो यूज्ड किए गए हैं, डेट विल बी नोन एज क्रिटिसिज्म. इवन द यूनिट 8th in the UGC NET syllabus also given in that there are a lot of criticism, historical, biographical, psychological, feministic, Marxist, दिस टाइप. लेटर ये सब चीज़ें हम डेप्थ में बाद में पढ़ेंगे बट सिर्फ मैंने ये आपको सिर्फ एक वर्ड की तरह ही बताया है कि ये टर्म क्या है. लेटर हम इसको डीपली एनालाइज हमारी यूनिट 8 कवर करेंगे, उसमें करेंगे. ओके, सो आवर नेक्स्ट इज़ कल्चर स्टडीज़. कल्चर स्टडीज़ क्या है? कल्चर स्टडी एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट स्टडीज हाउ कल्चर इज क्रिएटेड, शेयर एंड अंडरस्टूड एंड वैल्यूड इन सोसाइटी, हाउ कल्चर इन्फ्लुएंस सोसाइटी एंड हाउ सोसाइटी शेप्स कल्चर. कल्चर क्या है? एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है. इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स कि हम एक क्रॉस कह सकते हैं जिसमें ये हमारा कल्चर है और कल्चर का इफेक्ट हमारी बहुत सारी फील्ड्स कर रही हैं, जैसे मीडिया होगी, लिटरेचर हो गया,
आर्ट हो गया, लैंग्वेज होगी, और जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे कस्टम्स हैं, जेंडर है, पॉलिटिक्स है, आइडेंटिटी है, बहुत सारे जो फैक्टर्स है वो हमारे कल्चर को इफ़ेक्ट करते हैं। और हमारी डे टू डे लाइफ में जो हमारा कल्चर है वो उन्हीं से बन के आता है ना। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा कल्चर है, हम ऐसे ही कह देते हैं हमारा कल्चर, बट ये कल्चर बना किससे है? जो हमारी बहुत सारी प्रैक्टिसेस है, जो हम स्टडी करते हैं, जो हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है, इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर ही हमारा कल्चर बनता है। सो कल्चर इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को, और सोसाइटी शेप्स करती है कल्चर को। वो इसके इम्पोर्टेंट थिंकर्स है रिचर्ड होगार्ट, रेमंड विलियम्स, स्टुअर्ट हॉल एंड मैनी मोर। सो इसमें मीडिया थ्योरीज भी आती हैं, रेस थ्योरीज भी आती हैं, कैसे जो वर्किंग क्लास है वो कैसे इम्पैक्ट हो रही है, पॉपुलर कल्चर क्या है, मास कल्चर क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं कल्चर स्टडीज़ में पढ़ने के लिए। और ये सब हम करेंगे हमारी जब हम अपने यूनिट्स को अलग से स्टडीज़ करेंगे उस टाइम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।